भाई ये आ गया आपका सवाल, और हम जरा इसको यहाँ पेश करें। विजिबल है? ओके जी। यू आर द जॉब इंचार्ज ऑफ सांबार प्राइवेट लिमिटेड, engage in production and marketing of textile products. Marketing of textile products, okay जी। Your team has performed a walkthrough of sales and receivable process. अच्छा, walkthrough का मतलब होता है कि आप एक बार खुद गुजर के देखते हैं उस चीज से। वॉक थ्रू अंडरस्टैंडिंग, पर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम ऑडिट के जार्गन्स को थोड़ा लिंक कर लेते हैं। वॉक थ्रू एक्चुअली मीन्स कि आप उस चीज से खुद गुजर के देखो। यानी आपने बोला यार मुझे बताओ क्या क्या होता है, तो उसने बोला देखो ये सेल्स ऑर्डर आया, ये लिमिट सेट हुई, ये हुआ, तो आपने क्या किया? वॉक थ्रू किया, यानी आप खुद उस चीज से गुजर के देखा आपने, तो आपको समझ आया कि चल क्या रहा है आगे। SPL has employed a sales representative who is responsible for finding new customers and taking orders from all customers. Orders are recorded on a pre-numbered order form duly signed by the customer. After taking the customer order, SR mentions the maximum credit limit and credit time after verbally confirming them with the director's operation on the order form. अच्छा, मैं खाली एक बार फिर से रीड कर रहा हूं उसको। उसने बोला सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है क्रेडिट लिमिट सेट कर लेता है, पर वो वर्बली कंफर्म करता है डायरेक्टर ऑपरेशन से। सही है जी। अच्छा भाई, ऐसा देन फॉरवर्ड्स वन कॉपी ऑफ द ऑर्डर फॉर्म टू द वेयरहाउस एंड अनदर कॉपी टू द फैक्ट्री अकाउंटेंट। सही है, एक ऑर्डर की कॉपी वेयरहाउस चली जाएगी, एक अकाउंटेंट के पास चली जाएगी। इस वाले पॉइंट 2 के अंदर कोई मसला है? नहीं 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 नहीं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं। देखो, एक तो ये यहाँ पे जुहेर कह रहे हैं कि सर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट सेट द क्रेडिट लिमिट, पहली चीज, क्योंकि वो बंदा खुद से नहीं कर सकता। अच्छा भाई, डायरेक्टर तो सेट, यहाँ पे ऑपरेशंस के डायरेक्टर तो सेट कर रहा है पर वर्बली कंफर्म कर रहा है, तो देयर इज नो एविडेंस कि वाकई में ये उसको क्रेडिट लिमिट दी गई थी, साइन नहीं करता, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो इसमें रिस्क ये होता है कि मैं किसी को भी ऐसे उधार पे दे दूं और मैं बोलूं सर आप ही ने तो बोला था, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे फिर रिस्क आता है, रिस्क ऑफ बैड डेट्स। तो वो खैर आप लिखेंगे अपने हिसाब से। आगे मैंने ये कहा वेयर हाउस सुपरवाइजर डिस्पैच द कंप्लीट ऑर्डर, वेयर हाउस सुपरवाइजर डिस्पैचेस the completed orders from the warehouse accompanied by a manually prepared pre-numbered delivery note. सही है जी। He keeps a copy of delivery note and send another to factory accountant. नहीं नहीं, मैनुअली तो हो सकता है ना, हर सिस्टम तो बना हुआ है ना। वेरी गुड यार, क्या ऑब्जर्वेशन। उसने बोला सर इसने कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि कस्टमर से क्या मिलती है, एक्नॉलेजमेंट, तो कस्टमर का साइन नहीं ले रहे, इसमें क्या रिस्क है कि कस्टमर में क्लेम that good have not been received even though the goods have been dispatched. वेरी गुड। याद देखो, ये इतनी बारीक नजर रखनी है यहाँ पे, क्योंकि एक लाइन में क्या ही गया ना वो। और एक और मजे की बात बताऊं, क्वांटिटी और क्वालिटी चेक भी नहीं कर रहा ये नशा ही। चेक साइड देख लो इधर, क्वांटिटी क्वालिटी चेक हो रहा है। देखो उसने सिंपल क्या कहा, वेयर हाउस सुपरवाइजर डिस्पैच करते थे कंप्लीट ऑर्डर, इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी चेक कहाँ गया? होना चाहिए ना। अच्छा, अगर वो नहीं हो रहा तो क्या मसला है? सेल्स रिटर्न के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो देखो अब ये वो चीजें गायब है जो तुम्हारी डेफिशिएंसीज हैं, डेफिशिएंसीज के इंपैक्ट है और फिर रिकमेंडेशन है। बात समझ आती है? चलें जी आगे। अब हमने कहा एफए मैनुअली प्रिपेयर्स, इसको बहुत सुकून से देखना, तुम लोग बताओगे ये भी। एफए मैनुअली प्रिपेयर्स अ प्री नंबर्ड इनवॉइस यूजिंग डिटेल्स मेंशन्ड ऑन द सेल्स ऑर्डर फॉर्म। वेरी गुड, गुड डिस्पैच नोट पे बननी चाहिए। अब देख रहे हो उसमें एक एक लाइन में जो उसने चीज गायब की हुई है, अभी तो अपेरेंट तो लगता है ऐसा कि बेहतरीन काम हुआ हुआ है, पर जब पता लगता है डिटेलिंग होती है तो समझ आता है कि उसने किससे देख के बनाया है, सेल्स ऑर्डर से, जबकि बनाना चाहिए गुड डिस्पैच नोट से। पहले बताओ यहां तक की क्लैरिटी है? पक्की बात है। आगे यानी एक एक लाइन में एक रिस्क है।
तो आपको समझ आ रही है बात। FA also ensures that the customer should not exceed the maximum credit limit after the new order। पहले ऑर्डर ले लेता है और फिर बोलता है कि देख लेना कि भाई उसकी क्रेडिट लिमिट ब्रीच नहीं होनी चाहिए। पहले होना चाहिए बाद में? पहले होना चाहिए। ये पहले ऑर्डर ले लेता है, बोलता है चल सही है बाद में देख लेंगे कि तेरी क्रेडिट लिमिट ब्रीच हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये गलत बात है। आगे, FA normally sends one copy of invoice to the customer along with the and keeps the second copy along with the order form in the record of accounts। I think इसमें तो कोई मसला नहीं है, कॉपी जानी भी चाहिए। पर वो क्या ये रहा है कि FA normally sends one copy of invoice to customer along with the delivery note। यानी वो बोलता है कि भाई इतने आपको गुड्स बेचे थे तो GDN के साथ ये इनवॉइस पकड़ो। आगे, however due to delay in receiving the order information, invoice is sometimes sent after the delivery। इनवॉइस की रिकंसिलिएशन नहीं बन रही, यानी वो बोल रहा है कि भाई इनवॉइस तो आपको दस्ती भेज देनी चाहिए ना, ये बोल रहा है डिलीवरी जाती है, इनवॉइस भी उसके कुछ टाइम बाद जाती है। तो ये यहाँ पर एक फाइनेंस का मसला है। ईच फ्राइडे फैक्ट्री अकाउंटेंट इनपुट्स द वीक इनवॉइसेस इनटू द कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे मतलब कि ऑटोमेटिक इनवॉइस नहीं जाती, पार्क नहीं हो रही है। वो बोल रहा है हर हफ्ते के आखिर में बैठ के वो इनवॉइस मैनुअली एंटर करता है। वो एरर तो चलो अपनी जगह है ना, वो तो है। देखो अब हम यूं समझें कि अगर वो हफ्ते पर हफ्ते इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहा है तो एजिंग बनने में डिले आएगा। देखो वो तो पहले तो सिस्टम में डाल ही नहीं रहा, सिस्टम में नहीं डाल रहा मतलब रेवेन्यू बुक करने में डिले हो रहा है। देखो इनवॉइस बुक होना अलग बात है, रेवेन्यू बुक होना, रेवेन्यू तब बुक होगा जब वो लेजर में आ गया। तो मतलब लेजर में वो क्या उसी टाइम दस्ती रिकॉर्ड कर रहा है एक हफ्ते बाद? जब एक हफ्ते बाद रिपोर्ट करता तो एजिंग भी डिले हो जाएगी एक और हफ्ता। तो क्या ये इसको दैन देर करना चाहिए या डिले के साथ दैन देर करना चाहिए? तो ये भी डिले, और उसका इम्पैक्ट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माइट नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू सेल्स एंड ट्रू रिसीवेबल पिक्चर। क्यों? क्योंकि वो हो रहा होगा एक हफ्ते बाद, और फिर आप रिकवरी के लिए फॉलोअप भी नहीं कर रहे होंगे। यस, तो उसका प्रोसेस ही एक हफ्ते आगे चला गया। बिल्कुल 2 हफ्ते हो गए। अब आगे, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ एट ईच मंथ एंड FA prepares age analysis and follow up with customer। एजिंग उसने 1 महीने बाद बनाता है, तो क्या इसमें बैड डेट के चांसेस क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। पहले बताओ कहानी समझे। यानी देखो, अब मैं तुम्हें कहता कि भाई ये एक आसान चीज है, इंटरनल कंट्रोल नहीं आसान है, पर अगर आपने समझा हुआ है तो इस पूरे प्रोसेस को देख के, आपको इस सवाल को देख के एटलीस्ट ये समझ आता है कि कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं। और अब तक अल्लाह की कसम हमने कुछ भी याद नहीं किया। तो अब अगर मैं ये कहूं आपको कि आप इसको लिखना शुरू करें, सही है जी, तो अभी जल्दबाजी में तो मैं नहीं करवा रहा। आप एक काम ये करें, इसको लें एज असाइनमेंट। आप घर जाएं, मैं मंडे को एक एक की ड्राफ्टिंग सुनूंगा कि भाई आपने लिखा क्या। पर देखो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आपने डेफिशिएंसीज प्रॉपर लिखनी है, कॉलम बना के, डेफिशिएंसी, इंपैक्ट, रिकमेंडेशन। सही है? रिकमेंडेशन क्या होगी? जो नहीं हो रहा वो कर दो, बस ये रिकमेंडेशन है। सारे सवाल ऐसे ही होंगे, पेपर में भी ऐसे ही, आप सजेस्टेड सोल्यूशन दिखाऊंगा ऐसे ही हुआ है। सही है? पर मेरी रिक्वेस्ट क्या आपसे, आप देखें प्लीज अच्छे से इसको लिख के आना, बना के लेकिन सुकून से। मैंने एक आपको होमवर्क दिया था और बहुत सारे बच्चों ने भेजा भी, मैंने उसको रीड भी किया, पर ये कि मैं सबके नहीं देख पाया था। एक निमरा आपने भेजा था, 2-3 और बच्चों ने उषा भेजा था ग्रुप पे। सही है जी, तो हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हियर आई एम ओनली कंसर्न अबाउट योर आइडिया। आपने आइडिया सही पिच किया तो मतलब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सही है जी, चेक कर लेते हैं। और फिर याद रखिएगा, आपने अब तक इसमें से कुछ याद नहीं किया, बेस्ड ऑन योर करंट नॉलेज आपने उसको रिप्रोड्यूस किया है। सही है जी। सर मैंने इंटरनल कंट्रोल से ऑडिट के लेक्चर लेना शुरू किए हैं, कोई मसला नहीं होगा। अगर अब तक आपको समझ आ रहा है तो फिर गेम ऑन है। सही है जी, तो अब अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मसला नहीं है, पर इट्स बेटर कि आप शुरू से लें। पर अगर आप कनेक्ट हो गए तो फिर आप साथ ले लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। इधर पहला जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, क्रेडिट लिमिट शुड बी सेट बाय हायर अथॉरिटी इंस्टेड ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। और आप लोगों ने सिर्फ ये लिखा होगा कि क्रेडिट लिमिट इज सेट बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। कितने लोगों ने ये लिखा था?
वेरी गुड। यानी आपने ये डेफिशिएंसी स्ट्रेट बता दी, यानी हमने लिखने का तरीका भी सीखा था ना, जो मसला है वो स्ट्रेट लिख दो, तो सीधी सीधी बात है। वेरी गुड। अब आगे, गुड्स में बी सप्लाइड टू कस्टमर विथ पुअर क्रेडिट रेटिंग, दिस में इंक्रीज द रिस्क ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। आप लोगों ने ये लिखा था, पक्की बात है, गुड यार। अब आगे, रिकमेंडेशन, ऑल न्यू कस्टमर शुड अंडरगो अ क्रेडिट रेफरेंस चेक बिफोर बीइंग एक्सेप्टेड एज अ एंड क्रेडिट लिमिट शुड बी सेट फॉर ऑल कस्टमर बाय द हायर अथॉरिटी। ये लिखा था आप लोगों ने। तो सर आप देखें, आपको सीधे सीधे नंबर मिलने हैं। अभी मैं फिर बता दूं, आप लोगों ने अब तक याद नहीं किया, अगर आप हल्का सा रीड कर लेंगे बुक से तो वो एक सोने पे सुहागा वाली बात है कि आपको उसके अल्फाज भी भेजे में फिक्स हो जाएंगे। पर खैर मैं अभी भी कह सकता हूँ, अगर आप मतलब लॉजिकली साउंड है ना और हल्की सी इंग्लिश आती है आपको, तो अपना आइडिया कन्वे कर सकते हैं, आपको उसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लैरिटी है? पहले पे टिक लगा देते हैं भाई, यानी इसमें आई थिंक आपको कोई दुश्वारी नहीं है। इसमें कोई सवाल? पक्की बात है, ओके। हाँ, इंडिपेंडेंट पर्सन लिख सकते हो बिल्कुल, पर इंडिपेंडेंट पर्सन कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द सेम डिपार्टमेंट। तो आपको हायर अथॉरिटी लिखना लाजमी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट पर्सन तो आप ये कहते हो दूसरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो। हाँ, इंडिपेंडेंट पर्सन कह लो पर दूसरा बंदा, यानी अपार्ट फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट। सही है, ओके। अच्छा भाई, क्रेडिट लिमिट इज वर्बली कंफर्म्ड, ये लिखा था। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन ना हो, वर्बली कंफर्म्ड हो, बात एक ही है, मतलब यू नीड टू कन्वे योर आइडिया। अच्छा, वर्बली कंफर्मेशन की रिपरकेशंस क्या है कि सामने वाला बंदा बाद में मुकर जाएगा कि बोलेगा भाई आपने तो बोला था या आपने नहीं बोला था, जो भी है व्हाट्सोएवर। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में मेंशन द लिमिट विच वाज नॉट मेंशन बाय द डायरेक्टर ऑपरेशन। ये वो बोल रहा है कि वो अपनी तरफ से कुछ भी लिमिट डाल के दे देगा और बोलेगा आप ही ने कहा था, जबकि असल में ऐसा, क्योंकि कोई रिटन प्रूफ या डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है। तो आप जो बात कह रहे हैं रिस्क वाली, वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाती है कि देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अबाउट हाउ मच क्रेडिट लिमिट हैज बीन अप्रूव्ड या सेट। क्लियर है? चलें जी। कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द कंफर्मेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट शुड बी एप्रोप्रिएटली। सबसे आसान तो आपको ये रिकमेंडेशन लगती होगी, जो नहीं हो रहा वो होना चाहिए। क्लियर है? चलो जी आगे, यानी अब तक की जो दो बातें हैं वो क्लियर है ना। आगे, नो प्रोसीजर ऑफ चेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, ये बेसिकली एक वन ऑफ प्रोसीजर है। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री का मतलब ये है कि हमने एक बातों बातों में चीज़ सीखी थी कि जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आप वेयर हाउस में कंफर्म करते हैं कि माल अवेलेबल है या नहीं है बिफोर टेकिंग एन ऑर्डर, क्योंकि इसकी रिपरकेशन ये है कि देयर में भी ओवर कमिटमेंट टू कस्टमर विच में लीड टू लॉस ऑफ कस्टमर। तो ये एक हमने ऑपरेशनल कंट्रोल की वीकनेस है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज बेसिकली ऑपरेशनल कंट्रोल, तो एडिशनल इसमें लिखा हुआ था। आगे जी, देयर सीम्स टू बी नो प्रोसेस टू मैच GDN विद द ओरिजिनल ऑर्डर प्रायर टू डिस्पैच। उसमें कहीं ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई थी जिससे आपको ये पता लगे कि गुड डिस्पैच नोट बनाया जाता है सेल्स ऑर्डर को देख के। इसमें ये चीज की लैकिंग थी। तो इसमें कहा कि इनकरेक्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स मे बी डिस्पैच विच में अफेक्ट गुडविल एज वेल एज रेवेन्यू। और रिकमेंडेशन ये कि बिफोर ऑर्डर्स आर डिस्पैच द वेयरहाउस सुपरवाइजर शुड आल्सो कंपेयर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स विद द ओरिजिनल ऑर्डर, क्योंकि हमने ये देखा था उसमें अपेरेंटली हमने डिस्कस भी किया था कि उसमें ये चीज़ की लैकिंग थी कि वो क्वांटिटी और क्वालिटी चेक नहीं कर रहा, बिफोर डिस्पैच को करना चाहिए। और उसमें एक और चीज़ मिसिंग थी कि वो गुड डिस्पैच नोट पे एक्नॉलेजमेंट नहीं ले रहा। ये आप में से किसी ने बताया था उस दिन, कस्टमर के सिग्नेचर लेने चाहिए। तो देखो यहाँ पे नो एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द कस्टमर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ ऑर्डर। तो वो लाइक कस्टमर में फॉल्सली क्लेम द डिलीवरी हैज नॉट बीन मेड, और फिर हम कह रहे हैं कि भाई द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी शुड ऑब्टेन कस्टमर एक्नॉलेजमेंट और डिलीवरी ऑर्डर। तो ये तो खैर बड़ा इजी सीन है कि भाई आप बोलो कि उसकी एक्नॉलेजमेंट लेनी चाहिए। अब तक अगर मैंने यहाँ पे 5 जॉट डाउन किए हैं तो आप लोगों ने 4 वेरीफाई किए थे, पक्की बात है 4 होने चाहिए मिनिमम, क्योंकि एक वो क्वांटिटी चेक वाला था, बस वो तो एक ऑपरेशनल कंट्रोल है, उसका एफएस से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक कोई मसला? ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो जानी। अच्छा, ये वाली चीज, ये बड़ा अहम कंट्रोल है जो उसमें गायब था।
वेरी गुड. इनवॉइसेस आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ GDN. अच्छा, वो किसको देख के बना रहा था? सेल्स ऑर्डर को. तो क्या मसला है? ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुड डिस्पैच ना हुए हो उसकी भी इनवॉइस बन जाए और रेवेन्यू बुक हो जाए, जो कि अलाउड नहीं है. तो हमने ये कहा कि भाई उसने सिंपली इनवॉइसेस को नहीं बनाया ऑन द बेसिस ऑफ GDN, जबकि बनना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ GDN. तो हमने कहा देयर मे बी अ मिसमैच इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिलीवर्ड एंड इनवॉइस. यानी ऐसा भी हो सकता है ना, देखो यूं भी सोचो कि आपने इनवॉइस कर दी, सामने वाला कह रहा है कि भाई तुमने तो मुझे 50 यूनिट्स की इनवॉइस की है, मुझे मिले ही 10 हैं, तो मैं आपको क्यों 50 के पैसे दूं? क्योंकि आप जब मुझे जितने डिलीवर करेंगे मैं पैसे भी उतने ही दूंगा. बात क्लियर है? अच्छा भाई, फिर इनवॉइसेस शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर चेकिंग द क्वांटिटी फ्रॉम GDN एंड प्राइस फ्रॉम दी कस्टमर ऑर्डर, क्योंकि वो वहां पे फिक्स होती है प्राइस, हमने सीखा हुआ है. आगे, लेजर्स आर नॉट अपडेटेड ऑन अ टाइमली बेसिस. ये कौन सा रिस्क था इसमें? वेरी गुड. तो वो इनवॉइसेस जो बना रहा था वो हर फ्राइडे को बना रहा था, जबकि उसको रेगुलरली बनानी चाहिए. तो सर हमने कहा कि ड्यू टू दिस डिले देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ऑफ द इनवॉइसेस और रिसीट्स में गो अनरिकॉर्डेड. लेजर्स वुड नॉट बी रिफ्लेक्टिंग अपडेटेड बैलेंसेस, क्योंकि ऐसी बात है जब आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो लेजर के अंदर अपडेटेड बैलेंस नहीं आ रहा. कोई बंदा देखना चाहे कितना रिसीवेबल है तो वो रिसीवेबल भी अपडेटेड नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक लैग है 1 हफ्ते का. सही है जी. फिर हमने कहा अपडेटेड एज एनालिसिस में नॉट बी अवेलेबल. ये क्यों कह रही है? क्योंकि एजिंग बनती है 1 महीने के बाद, तो आपकी जो एक्चुअल रिकवरी पोजीशन है वो तो आपको पता भी लगेगी 1 महीने के बाद, जो कि एक इफेक्टिव कंट्रोल है या इनइफेक्टिव? इनइफेक्टिव कंट्रोल है. तो हमने कहा सेल्स में बी मेड टू दोज कस्टमर हु आर ऑलरेडी ओवरड्यू. ये बड़ा एक इसने इम्प्लीकेशन देखो कैसी बताई है इसमें. इसने बोला कि आपने सेल कर दी, बड़ा लॉजिकली समझिएगा इस वाले रिस्क को जो इसने लिखा है, हम समझ भी लेते हैं इसको. आपने सेल की एक बंदे को, उसकी लिमिट थी 6 लाख रुपए, आपने उसको 4 लाख रुपए की ऑलरेडी सेल की हुई थी, वो 5 लाख रुपए का माल और लेके चला गया और आपको पता भी नहीं लगा. क्यों? क्योंकि आपने एजिंग अपडेट नहीं की थी. अगर एजिंग अपडेट कर लेते तो आपको पता लग जाता उसका एक्चुअल बैलेंस कितना है. तो आपने तो इस अजम्पशन के साथ उसको महीने में माल बेच दिया कि अब तक तो उसकी लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुई है. तो ये बात समझ आ रही है कि डिले से अपडेट करने का एक और ड्रॉबैक ये भी है कि आप अगर अपनी MIS को डिले से अपडेट करेंगे तो वो एक्चुअल रिसीवेबल दिख ही नहीं रहा होगा, वो अभी भी दिख रहा होगा 4 लाख रुपए का, जबकि उसने 5 लाख रुपए का और माल खरीद लिया होगा. जब आप बनाने लगेंगे एजिंग तो आपको पता लगेगा उस बंदे को कितने की सेल हो चुकी है, 9 लाख रुपए की, जबकि उसकी लिमिट कितनी थी, 6 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की. तो मैक्सिमम आप 6 लाख पे पहुंचने के लिए 2 लाख रुपए की और करनी चाहिए थी. पहले बताओ ये बात क्लियर है? तो अगर हम ये देखें, ये सवाल था कितने नंबर का, 15 मार्क्स का. तो आउट ऑफ 15 हाउ मच डू यू गाइज गेट ऑनेस्टी के साथ? 7, 8 या 10? जैनब कह रही है 10 आउट ऑफ 15. 12 राना कह रहे हैं हाँ जी 10 तक आते हैं, 8 to 10 के बीच में. अच्छा, ये वो सूरत हाल है बगैर याद किए हुए, ये वो सूरत हाल है कि अभी कुछ याद नहीं किया. अब जब ऑब्वियस सी बात है, आप जब बुक देखेंगे, कंट्रोल्स को याद कर लेंगे तो आपको वो वर्ड्स मिल जाएंगे लिखने के लिए. पर अभी तो आपने बेस्ड ऑन योर करंट नॉलेज लिखा है, तो दिस इज वेरी गुड कि भाई आपने अभी भी पासिंग मार्क्स अचीव किए हैं. सही है जी. एक डेफिशिएंसी के कितने नंबर थे? आप डिवाइड कर देना, अगर इसमें लेट से 15 नंबर का सवाल है तो आप उसको ब्रेक कर दें 6 में 7 में, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई 2.5 या 3 मार्क्स की एक डेफिशिएंसी हो गई, 2 मार्क्स की हो गई. ऐसे करें आप. सही है जी. पर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश यहां पे डजेंट मैटर. इंग्लिश से ज्यादा यहां पे जो गेम है वो किसका? आइडिया का है. अब आइडिया कन्वे करें. आप देखें, आप लोगों ने जो बातें लिखी होंगे समवॉट आइडिया क्या कर रहा होगा, मैच कर रहा होगा, सेम होगा. तो ऐसे तो हर किसी का लिखने का तरीका क्या होगा, अलग होगा. तो वो प्रोफिशिएंसी तब आती है जब आप ज्यादा से ज्यादा लिखते हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा जब प्रैक्टिस करोगे तो उसके आंसर से आपकी आंसर क्या हो रहे होंगे, मैच हो रहे होंगे. पर वो तब होगा जब आप याद करेंगे. और याद करना इज बेसिकली नॉट कि इज एम आ कॉमा भी याद कर रहे हैं, वर्ड्स को आपने दिमाग में बिठाना है कि जार्गन्स क्या यूज हो रहे हैं. सही है जी. तो सेल साइकिल क्लियर है. एक और इसका होमवर्क मिल जाएगा तो उसकी और प्रैक्टिस होगी, तो वो भी करते हैं.